A very warm good morning to everyone. So today we are here with a new session. आज हम आए एक नए चैप्टर के साथ जो हमारा चैप्टर है सेकेंड, जिसका नाम है एक यार इसका फ़ॉन्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई ये केमिस्ट्री है जो बन चुकी है बहुत से बच्चों के लिए मिस्ट्री, लेकिन इस मिस्ट्री को करने सॉल्व आए हैं एजुकेशन जोन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकेंड जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मारो तालियां, टट टट। जो हमारा ये चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको स्टार्ट करते हैं विद फुल ऑफ एंजॉयमेंट एंड द फुल ऑफ एंजॉयमेंट। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में इंटरचेंज हो जाती है, उस फॉर्म को बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, उसको हम बेसिकली कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर मैं बात करूँ एक सेल के बारे में, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो गैल्वेनिक सेल होता है, जो वोल्टिक सेल भी कहा जाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में चेंज कर देता है। लेकिन जो हमारा गैल्वेनिक सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक में। कंफ्यूज नहीं होना, जो गैल्वेनिक है वो हमें कॉन्सेप्ट बताता है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल जो केमिकल से स्टार्ट हो, मतलब केमिकल को किस में चेंज कर रहा हो? इलेक्ट्रिक में। और इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो इलेक्ट्रिक को केमिकल में चेंज कर रहा हो। अगर मैं बात करूँ केमिकल एनर्जी की, जो केमिकल बेसिकली अगर मैं बात करूँ गैल्वेनिक सेल की, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रिएक्शन खुद हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक वाले की, उसके लिए हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसको बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर आपने बहुत 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कंडक्टर क्या है? विच अलो टू पास करंट थ्रू देम, मतलब फ्लो ऑफ करंट को कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर बताऊं तो मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर होते हैं। अगर मेटालिक की बात करूँ ना, फिजिक्स में देखते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेटालिक करंट कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। फिर अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ आइंस के फ्लो ऑफ आइंस को, जिसमें सोडियम और NaCl का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मेटालिक वाले में विदाउट एन केमिकल चेंज, इसमें केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में आयन की चेंजमेंट होना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ केमिकल वाले में, वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। जो केमिकल वाला है वो केवल फॉलो करता है ओम्स लॉ को, ये सब फिजिक्स वाला। और दूसरी साइड जो मैं बोल रही हूँ वो फैराडे प्लस ओम्स लॉ दोनों को फॉलो करता है। अगर मैं बात करूँ मेटालिक वाले में, वो मेटल के साथ डिस्कस करता है, और केमिकल वाले की बात करूँ वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करता है। तो मैं जो बोलती हूँ वो ध्यान से सुन लिया करो, क्योंकि उसमें ही सारे आंसर, सारे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास R से रेजिस्टेंस, C से कंडक्टेंस, RS से रेजिस्टिविटी और RV से कंडक्टिविटी। RS ले लो, ठीक है। ये मेरे कुछ खुद के बनाए हुए टर्म है, RS देखो ये कोई से ऐसे याद करना होता है।
RSR CSR मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको ज़्यादा खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खिचड़ी केवल खाने में अच्छी लगती है, दिमाग में खिचड़ी को पकाना नहीं होता है। जो खिचड़ी पकाएगा वो बीमार कहलाएगा। ऐसा नहीं है, किसी की फेवरेट भी होती है, जैसे कि मैं। ठीक है, वैसे हम बातें ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, मैंने बहुत कुछ करवा दिया आपको, आपको पता लगा? नहीं लगा। ऐसे ही होता है क्लासेस में भी बच्चों के साथ, बेचारे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, मेरा गलत हो गया, कहाँ गया भाई। हाँ, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फेवरेट आर से स्टार्ट करने वाले हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ओम से रिप्रेजेंट होता है, भाई ओम अंकल हैं हमारे। रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू वी आई से रिप्रेजेंट होता है, आर इक्वल्स टू में वी आई से रिप्रेजेंट होता है। रेजिस्टिविटी मतलब आर एस की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर में इतनी जगह में क्या रेजिस्टेंस है, उसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, जो रेजिस्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया के। किसके? एरिया के। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस रेजिस्टिविटी को हटाते हैं तो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो रो आ जाता है, और एल ए, ये एस नहीं है, ये रो है, रो भाई रो, आर एच ओ, रो रो रो। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू में एल इंटू में, अब ये रेजिस्टिविटी का नहीं, ये रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टिविटी का असल फॉर्मूला, उसका सिंबल होता है रो, और रो ऐसे हो जाएगा तो आर ए अपॉन में एल, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा वन ऑफ द फेमस कॉन्सेप्ट दैट इज रेजिस्टिविटी। और ओम वाले का क्या था? वी इक्वल्स टू में आई आर, है ना, वी इक्वल्स टू में आई आर में आर की आई अपॉन में वी अपॉन में आई आ जाएगा, है ना। तो ये मैंने बता दिया। अब हमें नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कंडक्टेंस। भाई ये कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस कुछ नहीं है, जैसे हमने डिस्कस किया था, रेजिस्टिविटी होता है वी अपॉन में आई आर, ये इसका सिंबल होता है वन अपॉन में जी। अब जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टिविटी के, ये इसका फॉर्मूला है। जो मैं डबल कर रही हूँ ना रेड और ब्लू से, ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारे पास कापा से रिप्रेजेंट होता है। किससे होता है? कापा, मेरे प्यारे कापा। पता नहीं क्या होता है कापा से। कापा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके? किसके? रेजिस्टिविटी की। अगर हमारा, वैसे रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया पहले। रेजिस्टिविटी मतलब रुकावट, कंडक्टेंस मतलब इजीली कैसे करंट फ्लो हो रहा है। और रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, किसी पर्टिकुलर एरिया में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, क्या होता है? करंट में रुकावट आ रही है जो एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। और अगर मैं बात करूँ एक कितने पर्टिकुलर एरिया में फ्लो हो रहा है करंट इजीली, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बताओ, ख़त्म हो जाएगा तब बताओगे। उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब ये इन्वर्सली होता है रो के, जैसे वो कंडक्टेंस इन्वर्सली होता है रेजिस्टिविटी के, कापा से रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे कि मैंने रो का फॉर्मूला बताया था, आर ए अपॉन में एल होता है, इसका फॉर्मूला इजी सा हो जाएगा, कापा इक्वल्स टू एल अपॉन में आर है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूले, जल्दी से इस फॉर्मूलेस को रिवाइज करो, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, उसको रिवाइज करो, फिर से हम इसे रिवाइज करेंगे और इसकी यूनिट्स के बारे में जानेंगे, जैसे रेजिस्टेंस की ओम होती है। तो फटाफट रिवाइज करो, ठीक है।
तो अब आपका 1 मिनट हो गया है, तो आई होप आप सबने रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप लिख ले। चलो बताओ, ले ले रिकैप ले लें, कैप ले ले रिकैप। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिकैप ले लें, ले लेते रिकैप। रिकैप लेने में क्या जा रहा है हमारा? तो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, ओम से रिप्रेजेंट होता है, V इक्वल्स टू में आई आर से, जो R होता है V अपॉन में I से रिप्रेजेंट होता है। ये हो गया रेजिस्टेंस। दूसरा हमारे पास रेजिस्टिविटी आ जाता है। रेजिस्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शन एरिया के, जिससे ये रो अपॉन में क्या हो जाता है? L अपॉन में A, जिससे रो का फॉर्मूला हमारे पास RA अपॉन में L आ जाता है। सिंपल। कंडक्टेंस, ये तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का हो गया। अब अगला पेज पे करते हैं। ये हमारे पास कंडक्टेंस जो G से रिप्रेजेंट होता है, 1/R होता है, इसका सिंपल फॉर्मूला ख़त्म, यही फॉर्मूला इसका। अब कंडक्टेंस कापा से जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन तो होता है रो के, रो का फॉर्मूला क्या होता है? R अपॉन में L, तो उसका क्या हो जाएगा कापा का? L अपॉन में RA। बस ये हमारे पास फॉर्मूले थे। अब इनकी यूनिट्स बताती हूँ। सबसे पहले पिछली स्लाइड पे आ जाते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो रेजिस्टेंस होती है उसकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, क्या होती है? सारे बताओ। ओम होती है। क्या होती है? ओम। अंकल बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, याद हुई? अब हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या होता है? ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर, ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद अगर नेक्स्ट सीन पे आए, नेक्स्ट स्लाइड पे आए, वो अब जो हमारे कंडक्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टेंस के, तो इसका ओम इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ओम इन्वर्स, ओम इन्वर्स, ओम इन्वर्स। और ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर का इन्वर्स, ओम मीटर का इन्वर्स। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करा दिया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और टर्मिनोलॉजी होती है जो हमारे फाइंड अ फॉर्मूला इजी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाती है और हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करती है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, आर यू रेडी? यस, वी आर रेडी। ठीक है, तो हम सबको पता है जैसे कि हमारे पास प्यारे कापा अंकल होते हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं। जैसे हमारे पास होते हैं एक कापा अंकल, है ना? कापा अंकल का फॉर्मूला होता है 1/R LA, ये इनके पास हमारा फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं, जैसे ये जो एरिया है 1/R को हम लिख सकते हैं G, लिख सकते हैं G, हाँ लिख लो। और ये जो L/A है ना, ये हमारे पास नया टर्म आएगा जिस टर्म को हम बोलेंगे सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। भाई ये सेल कांस्टेंट का क्या फंडा है? ये तो हमारे पास कंडक्टेंस हो गई, ये कंडक्टिविटी हो गई और ये सेल कांस्टेंट हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या बना के देखें। इसका फॉर्मूला हमारे पास बना कापा इक्वल्स टू में कंडक्टेंस इक्वल्स टू में कांस्टेंट सेल, ये हो गया। अगर मैं बात करूँ, कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है, इसको 1/R भी पुट कर सकते हैं, इसको L/A भी पुट कर सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में मदद भी करेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला ये भी हमारे पास होता है जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, अब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, चेंजिंग ऑन सोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करते। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है मोलर कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी, और इसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में भी डिटेल में अंडरस्टैंड हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी? सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस की बात करें, इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है,
इसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू में 1000 मोलारिटी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसे मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू में 1000 अपॉन में m। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं बताऊं इसकी यूनिट क्या होती है भाई, क्या होती है, तो डिस्कस कर लेते क्या होती है। इसकी यूनिट होती है, बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, याद रख लेना। ये हमारे पास आए ओम अंकल जो बन गए मेरे इन्वर्स, ये मेरे पास आए मोल अंकल जो हो गए इन्वर्स, फिर ये सेंटीमीटर आया या फिर मीटर आया जो हो गया स्क्वायर। आया समझ क्या? इतना फॉर्मूला था, मुल्ला था, इतना सा फॉर्मूला था जिसने खाया था मेरा दिमाग। ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट आ गई। हमने फॉर्मूला बता दिया, कापा इंटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी इसका फॉर्मूला है। इसका ये वाला यूनिट है जो आप सबको करना होगा याद। क्या करना होगा? याद करना होगा। ठीक है, इसको फटाफट अपने दिमाग के अंदर डालो। डाल लिया सर? डाल लिया मैम? नहीं सर तो ही नहीं, मैम ही हूँ भाई, दोस्त हूँ। टीचर इज़ अ गुड फ्रेंड। ठीक है, अब डिस्कस करने वाले हैं हम नया फंडा। इस फंडे के पीछे है क्या गंडा। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस। अब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ये भी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस अपॉन में एन फैक्टर। एन फैक्टर नहीं होता तो इसकी जगह कई बार नॉर्मलिटी भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है बताओ, क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस अपॉन में एन फैक्टर या फिर मोलारिटी। ठीक है, आ रहा है समझ? ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसका यूनिट क्या होता है देखें ज़रा यूनिट क्या बनाया है इसका। सेम है, ऐसे होगा, बस यहाँ इक्विवेलेंट आ जाएगा, इन्वर्स जहाँ पे वहाँ मोल था, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ? तो यहाँ पे आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज ख़त्म हो जाती है। तो मैं सबसे पहले आपको सारे रिकैप करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R=V अपॉन में I। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया हमारे पास रो होता है जो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जो RA अपॉन में L से रिप्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास G आता है, जो G होता है वो कंडक्टेंस होता है, कितना ईजिली आपका करंट फ्लो कर रहा है उसे कंडक्टेंस कहते हैं, जो 1/R से रिप्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद हमारे पास कंडक्टिविटी आती है जो कापा से रिप्रेजेंट होती है, इक्वल्स टू में 1/ρ होती है, जो L अपॉन में RA से रिप्रेजेंट होती है। और कापा का एक और फॉर्मूला होता है G इंटू में सेल कांस्टेंट। फिर इसके बाद हमने इक्विवेलेंट वाला देखा जो कापा इंटू में 1000 जो नीचे आ जाती है कई बार वैल्यू नॉर्मलिटी या एन फैक्टर। फिर इसके बाद हमने अगर बात करूँ सेल कांस्टेंट की, सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू L/A हो सकते हैं, G इक्वल्स टू 1/R हो सकते हैं ईजिली। अब मोलर कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, कापा इंटू में 1000 अपॉन में M से रिप्रेजेंट होता है। और अगर मैं बात करूँ कई बार जो मैंने इक्विवेलेंट वाला बताया था ना, उसका मोलर कंडक्टेंस इंटू में मतलब डिवाइड में एन फैक्टर मैंने बता दिया था, नॉर्मलिटी भी ले सकते हैं या फिर एन फैक्टर ले सकते हैं। ठीक है, आ रहे समझ? अब इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल करके आएंगे जिससे आपके सारा झंझट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप सबको अगर मज़ा आया हो प्लीज़ लाइक शेयर करना। और यार ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, इसमें डाउट तो होने के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर तो भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि डाउट से बहुत प्रॉब्लम होती है। जिसके डाउट क्लियर्स नहीं है ना भाई, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो
कोई भी प्रॉब्लम, वैसे ये इंट्रोडक्शन था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थी, इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। लेकिन अब हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, बंद करते हैं, और नेक्स्ट सेशन से हम कंडक्टिविटी वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। हक्कल रूल पढ़ा है, ओन सागर इक्वेशन पढ़ी है, कोलाश लॉ पढ़ा है। अभी ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आप सबका साथ चाहिए जिससे ये कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।